नमस्ते प्यारे बच्चों। आरंभ क्लासेस में बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जम के मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स और कवर करने हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्कस द पार्ट 1। फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट 1 का कि हमने कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 1 के सेशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर की थी, ताकि आप कनेक्ट कर पाए पार्ट 2 के साथ। और इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बच्चा लोग आपको जरूर से एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे सेशन से पहले पढ़े चाहे सेशन के बाद पढ़े। सो रीडिंग हैबिट आपको होनी चाहिए। वीडियोस देखकर ही खाली अपना जीवन हमने नहीं चलाना है। सो पढ़ने की आदत डालनी है आपको, चाहे आप सेशन के बाद पढ़े चाहे आप सेशन से पहले पढ़े। सो लेट अस स्टार्ट द कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 1 क्विक रिवीजन, जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन सक्सेसफुल तब होता है जब आप मेरी भाषा को समझ पाए, तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। अगर मैं कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाऊं जो आप समझ ही ना पाए, तो हम मेरे और आपके बीच में एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं सेटअप हो पाएगा। इसके बाद हमने बात की थी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट दो तरह के मोड्स थे, जिसमें एक रिसीवर एक सेंडर है। यहाँ पर एक सेंडर और बहुत सारे रिसीवर्स हैं। इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से लास्ट ईयर सीयूईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होती है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन देगी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द इंफॉर्मेशन सोर्स, जो बोल रही हूँ, जिसकी वॉइस जो है वो निकल के मेरे लैपटॉप के ट्रांसड्यूसर के अंदर जा रही है। मेरा मेरा माइक जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। माइक इज अ ट्रांसड्यूसर। माइक कन्वर्ट कर रहा है मेरे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और मेरे लैपटॉप के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जो कि मेरे सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसने रिसीव किया है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है थ्रू एन एंटीना। अब ये सिग्नल हवा एक चैनल है हमारा, एयर। यहाँ जो पूरा हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू दिस चैनल, जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में चैनल से ट्रांसमिट होकर आप लोगों के लैपटॉप में जो रिसीवर लगा है उस तक पहुंच पा रहा है। यहाँ पर ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर तीनों मिलकर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर नॉइस ऐड होने के चांस होते हैं। नॉइस ऐड हो जाता है, ज्यादातर चैनल में नॉइस आ जाता है। व्हाट इज अ नॉइस? नॉइस एक ऐसा अनवांटेड सिग्नल है जो मेरे सिग्नल के अंदर ऐड हो जाता है, विच आई डू नॉट वांट। रिसीवर पर आपके लैपटॉप में भी एक ट्रांसड्यूसर होगा, जो कि आपके रिसीवर ने जो रिसीव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंटीना उन वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसड्यूसर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वॉइस में अगेन कन्वर्ट करके, साउंड में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन यानी कि आप तक पहुंचाएगा, आप उसको सुन पाएंगे। सो ये सारी कहानी हमने डिटेल में लास्ट सेशन के अंदर कवर की थी कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 1 के अंदर, जिसका आपको सीयूईटी की कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, वॉइस मैसेज या वीडियो के फॉर्म में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट सेशन। ट्रांसमीटर हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा चैनल में, तो ये चैनल को एक सूटेबल फॉर्म में सिग्नल को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ट्रांसमिशन, ताकि उस सिग्नल का हो पाए। अब ट्रांसमीटर बेसिकली करता क्या है, वो ही हमको, उसका बेसिक आइडिया हमको इस चैप्टर में लेना है, जिसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। दैट मॉड्यूलेशन मीन्स सूटेबल बनाना सिग्नल को, ताकि वो चैनल में से ट्रांसमिट हो पाए। चैनल क्या है? चैनल जिससे सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपको अपने नानी के घर जाना है, तो आप एक चैनल यानी कि किसी रोड से जाने वाले हैं, या ट्रेन से जाने वाले हैं, या बस से जाने वाले हैं, या आप जैसे वाटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लैंड कम्युनिकेशन, लैंड से ट्रेवल कर सकते हैं, आप एयर से ट्रेवल कर सकते हैं। तो दैट इज अ चैनल, जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए। तो इसी तरह से सिग्नल जब एक रिसीवर, अपना जो सेंडर है उससे रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो कोई ना कोई मीडियम का इस्तेमाल करता है। वो मीडियम वायर्ड हो सकता है, जैसे केबल्स हो सकती हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकते हैं, या वो मीडियम वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि आप सिग्नल को वायरलेस हवा में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसमीटर की। तो ट्रांसमीटर ने जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्नल का मॉड्यूलेशन होगा। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं ट्रांसमीटर के अंदर,
सेशन के साथ आगे आगे इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल ट्रांसमीटर की नहीं है, आपको पढ़नी भी नहीं है। रिसीवर के अंदर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन, डीमॉड्यूलेशन, यहाँ पर जो मॉड्यूलेट किया है आपने सिग्नल में, जो चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस को रिसीवर हटाता है, ताकि फिर से मैं अपना ओरिजिनल सिग्नल, अगर मैंने वॉइस भेजी है तो वॉइस मेरे को डेस्टिनेशन में रिसीव हो जाए। इसके अलावा रिसीवर एम्पलीफाई भी करता है सिग्नल को, क्योंकि ड्यूरिंग द सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है चैनल के थ्रू, सिग्नल का सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है, अलोंग विद दैट सिग्नल एटीन्यूएट होता है। एटीन्यूएशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी डिस्कस करेंगे फटाफट क्विकली। इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं बेटा इसके बाद। सिग्नल की बात की थी, सिग्नल्स आपके दो तरह के, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के हो जाएंगे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूसली आपको टाइम के साथ वोल्टेज की हर एक वैल्यू मिलती है, तो टाइम की हर वैल्यू के लिए वोल्टेज की एक सेपरेट वैल्यू आप ले सकते हो कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनालॉग घड़ी की बात करें, जो हमारे घर में एक ट्रेडिशनल घड़ी होती है, उन घड़ियों के अंदर आप के 5:01 से लेकर 5:02 तक इनफाइनाइट वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें, सो वी हैव सो मेनी वैल्यूज, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। दीज आर सिंगल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टाइम। हर समय पर आप एक वैल्यू ले सकते हो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? सो साइन वेव एक फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल है जो हमने इस्तेमाल करना है, हमारे इस चैप्टर के अंदर भी हम साइनसॉइडल वेव्स का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो अगर समय की बहुत सारी वैल्यूज के लिए सिग्नल एक ही वैल्यू ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 0 से 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल के पास सिर्फ 5 वोल्ट्स ही हैं। सिग्नल जो है वो 5 वोल्ट्स जो है ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए सिग्नल के पास एक ही वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज विद टाइम। अब इन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 वोल्ट हुआ, 0 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट हुआ, 0 वोल्ट हुआ, तो हम यूज करते हैं एक स्पेशल लैंग्वेज का, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जैसे मैं अभी आपसे बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे ही अगर मुझे डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करना है जिसमें मैं ए ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं 4 ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, तो मैं बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगी। मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमको पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ऐसे ही बाइनरी लैंग्वेज के अंदर वी हैव 2 लेवल्स। यहाँ पर हमारे पास 2 लेवल्स होते हैं, 0 और 1, लो और हाई। अब इन बाइनरी लैंग्वेजेस में आपको कोडिंग करनी पड़ती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 ट्रांसमिट करना है तो यू हैव टू ट्रांसमिट 1 0 0। अब ये कोडिंग कैसे की जाती है, इसका बेसिक आइडिया आपको सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर के अंदर जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग जाता है। इसके अलावा कोडिंग टेक्निक है आस्की। तो ये बेसिक कोडिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अलग अलग अल्फाबेट्स को, नंबर्स को कोड करके ट्रांसमिट करते हैं, उनके कोड्स बनाते हैं और फिर उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। सो कोड्स बनाया 1 0 0, लेकिन यहाँ पर आपने 2 ही लेवल्स का इस्तेमाल किया, या तो 1 है या 0 है। तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आपने इस कोड को बनाने के लिए, वो लैंग्वेज है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। और कोड कैसे लिखा, यूजिंग बीसीडी। यहाँ पर कोडिंग टेक्निक यूज की, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पर इस तरह से कोडिंग्स की जा सकती हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, और कोडिंग्स की वजह से हमारे सिग्नल्स काफी सेफ भी होते हैं। हमारे सिग्नल्स जो है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉइस। नॉइस एक अनवांटेड सिग्नल है जो कि बाहर से हमारे सिग्नल के अंदर ऐड हो जाता है। अब नॉइस आपके सिग्नल में चैनल के अंदर से भी ऐड, ट्रांसमीटर, या फिर आपने जैसे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है, ऑप्टिकल फाइबर में कहीं क्रैक आ गया है, वहां पर सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है। इसके अलावा बाहर से भी कोई और सिग्नल आके आपके सिग्नल के अंदर ऐड हो सकता है। तो नॉइस के अंदर आपके सिग्नल में कोई अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाता है। नॉइस सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज कर पाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो अगर आपने इस तरह का सिग्नल ट्रांसमिट किया है, नॉइस ऐड होने के बाद आपको कुछ ऐसा डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिग्नल के एटीन्यूएशन की। जब भी सिग्नल चैनल में ट्रेवल करता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे लूज करने लगता है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज एटीन्यूएशन। इस एटीन्यूएशन को दूर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। सो वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म।
तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स हमने देख ली हैं। चौथी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है एम्प्लीफिकेशन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिग्नल जो है जब वो चैनल में से ट्रांसमिट हो रहा था तो सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा था। तो एटीन्यूएशन का मतलब है सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से इंक्रीज करता है हमारा एम्पलीफायर। सो हमारा सिग्नल ट्रेवल होता हुआ एटीन्यूएट हो गया, आपने लगाया एम्पलीफायर जिसने क्या किया, आपके सिग्नल को फिर से उसकी स्ट्रेंथ को, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। यस, सो दिस एम्पलीफिकेशन विल बी डन बाय एन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर की हेल्प से ये एम्पलीफिकेशन की जाती है। अच्छा, अब एम्पलीफिकेशन क्यों की गई है, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, इट इज डन टू कंपनसेट एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर जो सिग्नल एटीन्यूएट हुआ है, हम जो एम्पलीफिकेशन है वो करते हैं। अब एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, दैट एनर्जी वी विल यूज फ्रॉम द डीसी पावर सोर्स। एटीन्यूएशन हो जाता है जब सिग्नल का, उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डीसी पावर सोर्स से ली जाती है। एटीन्यूएशन होने के बाद जब आप एम्पलीफिकेशन करते हैं तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एम्पलीफायर है क्या बेटा, एम्पलीफायर्स आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, जो कि सिलेबस में से निकला हुआ टॉपिक है, ट्रांजिस्टर, दैट इज एन एम्पलीफायर, जो हमने पढ़ना है, सीयूईटी में भी आएगा। सो ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, जिसको हम एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करेगा, ट्रांजिस्टर डीसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करेगा हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफिकेशन क्यों करते हैं, एटीन्यूएशन को कंपनसेट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है बेटा रेंज। सो व्हाट इज अ रेंज, रेंज है डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पर एक रिसीवर है। आपने ट्रांसमीटर से सिग्नल को भेजा तो कितनी दूर तक आप एक सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्क में खड़े हैं, आपने बोला हेलो, आपका हेलो कितनी दूर तक पहुंच पाया, जिस पॉइंट तक आपका हेलो पहुंच पाया उसके बाद वो हेलो सुनाई नहीं देगा। सो दैट लास्ट पॉइंट इज द रेंज ऑफ योर सिग्नल, इज द रेंज ऑफ योर वॉइस सिग्नल जो आपने भेजा है। अब मान लीजिए जहां तक लास्ट हेलो सुन पाया, आप यहां खड़े थे, यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, और आपने यहां से हेलो बोला। ये हेलो ट्रेवल होता हुआ मान लीजिए सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंच पाया जहां पर आपका दोस्त खड़ा था। अब आपका जो दोस्त है बेटा, उसने इस हेलो को सुना और उसने इस हेलो को यहां से फिर से ट्रांसमिट किया एक तीसरे फ्रेंड तक। सो आप अपने हेलो को काफी दूर तक भेज सकते हैं यूजिंग रिपीटर्स, जो कि हम रेंज के बाद पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेंज क्या है, आपका हेलो कितनी दूर तक ट्रेवल कर पाया। सो सिग्नल कितनी दूर तक ट्रेवल कर पाता है, दैट इज द रेंज ऑफ द सिग्नल। सो डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। आपको उसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी चाहिए। ये ना हो कि आपने बोल दिया, सामने वाले को आवाज तो आ गई लेकिन पता नहीं क्या बोला था, पता ही नहीं चला। सो आपने हेलो बोला और सामने वाले को समझ में भी आया कि आपने हेलो बोला, वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेंज। तो यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ एंटीना से, वो सिग्नल लास्ट कहां तक रिसीवर तक पहुंच पाया with proper sufficient strength is called as range. रेंज के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमने बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ना है, लेकिन अभी मॉड्यूलेशन का बेसिक आइडिया वी हैव टू टेक हेयर। हमें यहाँ पर बेसिक आइडिया मॉड्यूलेशन का मिलने वाला है इस टर्म के अंदर, इस सेशन के अंदर। मॉड्यूलेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है हमने बेसिकली। बट सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। मान के चलते हैं कि आप और आपके फ्रेंड, ठीक है, आपको एक पार्सल है जो अपने फ्रेंड को ट्रांसमिट करना है, भेजना है। अब पार्सल को भेजने के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली थ्रो द पार्सल। आपका पार्सल, मान लीजिए आपका फ्रेंड दिल्ली में रहता है, आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं। सो अगर आपने अपना पार्सल भेजना है, सो यू हैव टू यूज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्सल को भेजने के लिए लेट अस से हमने एक बस का इस्तेमाल किया। पार्सल को आपने बस में डाला और बस ने आपका पार्सल लिया और उस पार्सल को
आपके फ्रेंड तक पहुंचा दिया। अब ये जो कैरियर है ना, जिसने आपके इस पार्सल को कैरी किया है, दिस कैरियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सिग्नल होता है, जैसे मैंने हेलो बोला या मैं जो बात कर रही हूँ वो मेरे सिग्नल है। वो सिग्नल आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका गिफ्ट बॉक्स है, जो आपको भेजना था वो आपका मैसेज सिग्नल है। आपके मैसेज सिग्नल को भेजने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक कैरियर का। ओके, जैसे यहां पर आपने बस का इस्तेमाल किया, तो आपके मैसेज सिग्नल का अटैचमेंट कैरियर के साथ कहलाता है मॉड्यूलेशन। मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ जोड़ के ट्रांसमिट करना है। आसान भाषा में मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ ऐड करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। आई होप दिस मॉड्यूलेशन डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। मॉड्यूलेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब है सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। एक हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर सिग्नल हम लेते हैं, उसको हम हमारे लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करवा देते हैं। ध्यान से समझेंगे फिर से, ध्यान से समझेंगे फिर से। सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी, हमारे जो मैसेज सिग्नल्स होते हैं, चाहे वॉइस हो चाहे आपका डाटा या फिर आपका वीडियो सिग्नल है, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं जिनको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं। इनको सुपर इम्पोज कराना एक कैरियर के साथ जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन में आपको जो कैरियर है वो चेंज हो जाती है। मॉड्यूलेशन में कैरियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर ने अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर लिया। सो मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाना क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अब आपको मैसेज नहीं मिलेगा, आपको कैरियर मिलेगी, और कैरियर का एम्पलीट्यूड आप देख लोगे कि कैसे चेंज हो रहा है, और वही तुम्हारा, उसी में तुम्हारा मैसेज छुपा हुआ है। तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल का कैरियर के साथ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज, यहाँ से जो एक सिग्नल जनरेट हुआ है ना ये वाला, इसी को मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर देंगे हवा में या फिर किसी केबल में, और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा एज कंपेयर टू दिस मैसेज सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के पास कम एनर्जी होती है एज कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो क्योंकि इसके पास एनर्जी कम होती है तो ये कम दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं, इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो ये ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो एनीवेज दिस इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन की बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है। मॉड्यूलेशन का डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, सो इन पॉइंट्स को हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है डीमॉड्यूलेशन। सो डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपने सिग्नल रिसीव कर लिया, कैसा सिग्नल, ऐसा सिग्नल रिसीव किया, अब इस सिग्नल से दोबारा मैसेज सिग्नल चाहिए, तो आपके रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेट करने के बाद आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया था उसको रिसीव कर लिया है, तो इस रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से कैरियर को हटाना और मैसेज सिग्नल को सेपरेट आउट करना, मैसेज सिग्नल को रिट्रीव करना is called as demodulation. Retrieval of information signal from the carrier is called as demodulation. Demodulation को हम डिटेक्शन भी बोलते हैं। सो कभी कभी डीमॉड्यूलेशन की जगह डिटेक्शन वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। डिटेक्शन इज द रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सो आई होप दिस डीमॉड्यूलेशन का बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज रिपीटर। रिपीटर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने यहाँ से हेलो बोला, ये हेलो मान लीजिए बस इतनी दूरी तक ही पहुंच सकता है, तो यहाँ पर आपने अपना एक और दोस्त खड़ा कर दिया, उसने आपका हेलो सुन लिया, और ये हेलो आपके थर्ड फ्रेंड को ये बीच वाला फ्रेंड पहुंचाएगा। मतलब अगर आपने
अपना हेलो इस थर्ड फ्रेंड को भेजना है तो यू हैव टू यूज अ सेकेंड फ्रेंड, आपको एक सेकेंड फ्रेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने हेलो बोला, इसको सुना, इसने हेलो बोला, इसको सुन गया। आप डायरेक्टली बोलते उसको नहीं सुनता। सो जो बीच वाला बंदा है ना, जिसने आपका इंफॉर्मेशन सुना और आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके थर्ड पर्सन के पास भेजा, दैट इज रिपीटर। सो रिपीटर बेसिकली क्या होते हैं बेटा, रिपीटर्स में जैसे आपको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को भेजना था, लेकिन आपका सिग्नल रास्ते में ही एटीन्यूएट हो गया, बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा है, तो हम जगह जगह पर रिपीटर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब ट्रेवल करते हो एक शहर से दूसरी जगह, बहुत सारे एंटीनास लगे हुए होते हैं, तो वो बेसिकली रिपीटर्स होते हैं उनमें कुछ एंटीनास, जो कि आपके सिग्नल को फिर से सेट करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ कम हो गई है उस स्ट्रेंथ को आपने फिर से बढ़ाना है, फिर से सिग्नल कुछ दूरी तक जाता है, एटीन्यूएट होता है, फिर रिपीटर आता है, वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फिर से सिग्नल एटीन्यूएट हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा जब तक रिसीवर के पास आपका जो है ओरिजिनल सिग्नल नहीं पहुंच जाता। तो रिपीटर कर क्या रहा है बेटा, रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। रिपीटर्स आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को बढ़ा रहे हैं। आपका ओरिजिनल सिग्नल सिर्फ यहीं तक पहुंच पा रहा था, लेकिन रिपीटर लगाने की वजह से आपका सिग्नल इतनी दूरी तक पहुंच गया। यस, सो व्हाट रिपीटर इज डूइंग, एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब रिपीटर्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, एक रिसीवर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है। सो रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिसीवर आपका क्या करेगा, रिसीवर आपका सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करके आपके सिग्नल को सेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और उसके बाद ये रिपीटर्स बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर होता है, एम्पलीफिकेशन होता है जिस इसमें सिग्नल का, और फिर एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट कर देता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिपीटर। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में बेटा हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो रिपीटर्स की तरह काम करती हैं। जैसे आपने यहाँ पर धरती से सिग्नल को भेजा तो आपका सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा पाया, तो आपने यहाँ पर एक सैटेलाइट का इस्तेमाल कर लिया है, आपका सिग्नल सैटेलाइट तक गया और सैटेलाइट ने आपका सिग्नल कहीं अर्थ के दूसरे एंड तक पहुंचा दिया। सो सैटेलाइट्स भी यहाँ पर रिपीटर्स का वर्क करती हैं। सो एग्जाम्पल इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। बेटा बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल का जो बेसिक आइडिया है आपको पहले तो वो समझना है, उसके बाद जो बैंडविड्थ की वैल्यूज हैं उनको सिर्फ देख लें, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली बैंडविड्थ पर मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन मैं देख ले इसलिए बोल रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने एक बार भी देखा होगा अच्छे से तो आपको दिमाग में एक इमेज तो बन गई होगी कि हाँ बैंडविड्थ कौन से सिग्नल की कितनी होती है, तो आप एटलीस्ट वहां पर आंसर करके आ सकते हैं। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ बेटा बेसिकली बैंड है, बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम स्पीच सिग्नल की बात करते हैं तो स्पीच सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक वेरी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रो रहे हैं तो आप अलग तरह की वॉइस निकालेंगे, अगर आप गाना गा रहे हैं या हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो बॉयज की वॉइस अलग उसमें चलती है फ्रीक्वेंसी में, गर्ल्स की वॉइस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट होती है। सो यहाँ पर हमारा जो स्पीच सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक वेरी करती है। तो ये हमारे सिग्नल की रेंज है। अगर मैंने सिग्नल भेजना है, मैंने वॉइस भेजनी है, तो मेरा सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक कहीं भी लाई कर सकता है। सो मेरे सिग्नल की बैंडविड्थ, मेरे स्पीच सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको हम FH बोलते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को FL बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी स्पीच सिग्नल की। सो 3100 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज यानी कि 2800 हर्ट्ज इज द बैंडविड्थ ऑफ स्पीच सिग्नल। तो जो आपका स्पीच सिग्नल है दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में स्पीच सिग्नल को ही ट्रांसमिट करते हैं। सो बैंडविड्थ ऑफ अ कमर्शियल टेलीफोनिक सिस्टम जो है आपका, जो कमर्शियल टेलीफोन कम्युनिकेशन है, उसके लिए आपको ये बैंडविड्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आपको इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए, 2800 हर्ट्ज, 2800 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का बैंड पूरा आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जो वॉइस है, जो आपका स्पीच है, वो 300 से 3100 तक कहीं भी लाई कर सकता है। सो इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिग्नल की, दैट इज म्यूजिक सिग्नल। म्यूजिक यानी कि जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं भी लाई कर सकती है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई 20 हर्ट्ज, हाईएस्ट 20 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ निकालनी है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर लेंगे, यानी कि 20,000 में से 20 को घटाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्ज ही आ जाएगा। सो बैंडविड्थ ऑफ म्यूजिक सिग्नल 20 किलो हर्ट्ज ही है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट आता है वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ, अप्रोक्सीमेटली 4.2 मेगाहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है टीवी सिग्नल, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रांसमिट करने होते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ अप्रोक्सीमेटली 6 मेगाहर्ट्ज तक होती है। सो ये नंबर्स को आप बेसिकली अपने नजर में रखें, ध्यान रखें। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारी और भी बैंडविड्थ्स जो हैं वो आपको दे रखी हैं। अगर यहाँ पर हम जैसे वहाँ पर एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ भी लिख रखी हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बैंड अक्सर जो हमारे एफएम्स होते हैं 97.8 या 98.1 या 101, इसी के आसपास उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो आप ये चेक कर सकते हो 88 से 110 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, बट एफएम की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है बैंडविड्थ सिग्नल की वही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब भाई तुमने अपना सिग्नल ले लिया, ठीक है, तुम्हारा सिग्नल है जो कि मान लीजिए 300 तुम बोल रहे हो, तुम्हारा सिग्नल 300 से 3100 हर्ट्ज तक वेरी कर रहा है। तुमने अपने सिग्नल को एक ऐसी वायर में से भेजना है जिसमें जो इतनी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो हमारा सिग्नल जिस चैनल से ट्रेवल करेगा वो चैनल की बैंडविड्थ भी हमको चेक करनी पड़ेगी। सो सिग्नल की बैंडविड्थ के साथ साथ बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम भी चेक करनी पड़ती है। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें तो इनिशियली पहले के जमाने में हम जब यूज करते थे, क्या यूज करते थे, वायर्स का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम्स जो होते थे पहले के जमाने में कोएक्सियल केबल्स होते थे, अब भी यूज होते हैं, बट अब ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है या वायरलेस कम्युनिकेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज तक होती थी। इसके बाद आपके पास जो फ्री स्पेस की बात करें, जिसमें हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में जो मीडियम की बैंडविड्थ है, मतलब मीडियम 6 किलो हर्ट्ज से लेकर गीगा हर्ट्ज तक हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं एफएम सिग्नल की। सो एफएम में आपका जो है सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एफएम कम्युनिकेशन में आपकी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक आप सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इस बीच में लाई करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम मेरी जो वॉइस है वो तो 300 से 3100 हर्ट्ज तक ही होती है, अब मैं अपनी वॉइस को इस मेगा हर्ट्ज वाले चैनल में कैसे ट्रांसमिट करूंगी। सो इसी को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये जो लो फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा सिग्नल है ना बेटा, ये जो तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस है, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ जोड़ देंगे और हम अपने उस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। एफएम, अगर आप एफएम की बात करें तो एफएम में 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही जो बैंडविड्थ है वो लाई करती है। मतलब आपने जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं वो 97.8, 98.1, 101, यही इन्हीं के बीच में जो है आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। सो दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ एफएम। इसके बाद बात करें अगर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, तो इसकी बैंडविड्थ काफी हाई होती है, 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक। सो दीज आर ऑल द बैंडविड्थ्स। आपको जस्ट आइडिया लगाना, इसको जस्ट देख लेना बेटा, नंबर्स को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये रेंज जो है ये कौन डिसाइड करेगा। जैसे एफएम को 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक ही आप एफएम सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो फ्री स्पेस के अंदर। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी या ज्यादा कर दी तो वहां पर आप एफएम नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें एफएम की, सो एफएम जो है बेटा, किसने डिसाइड किया कि किस चैनल की कितनी बैंडविड्थ होगी? ये कौन डिसाइड करेगा? किस चैनल की कितनी बैंडविड्थ है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा डिसाइड करता है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यहाँ पर ये एलोकेट करते हैं हमें कुछ स्पेक्ट्रम्स, हमें कुछ फ्रीक्वेंसी के बैंड्स। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए आपको 88 से 1, जैसे आपने अपना, मान लीजिए आपने अपना कोई नया एफएम का चैनल, जैसे किसी ने रेडियो मिर्ची जब चलाई होगी तो उन्होंने बात की होगी, तो उनको जो फ्रीक्वेंसी की बैंड एलोकेट हुई वो 88 से 108 के बीच में ही एलोकेट हुई है। तो ये सारी चीजें कौन एलोकेट करता है, कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है, वो स्पेक्ट्रम्स डिसाइड करते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, टीवी सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है, ये कहां से कहां तक, इनकी बैंडविड्थ की जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मीडियम, जहां से आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा बार इस पे क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। हमने देख लिए, बहुत सारी टर्म्स देख ली, हमने मॉड्यूलेशन के बारे में देख लिया थोड़ा सा आइडिया, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देख लिए। अब मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ड्यूरिंग दिस वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि मॉड्यूलेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी। हमारे यहाँ पर बेसिकली वी हैव टू डिस्कस 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, जिसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म आई वो है साइज ऑफ एंटीना। अगर हम बात करें एंटीना की, सो एंटीना क्या करता है बेटा? एंटीना आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करता है हवा में, यस, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एंटीना तो चाहिए ही ना। मैं सिग्नल ट्रांसमिट कर रही हूँ, मेरे यहाँ पर भी एंटीना लगा होगा, तुम सिग्नल रिसीव कर रहे हो, तुम्हारे वहां पर भी एंटीना लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर साइज ऑफ एंटीना की बात करें, तो अगर इफ यू वांट टू प्रॉपरली कम्युनिकेट अ सिग्नल, सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, टू सेंस द टाइम वेरिएशंस ऑफ सिग्नल, सिग्नल समय के साथ वेरी कर रहा है, उसको रिसीव करना है, उसके वेरिएशंस को सेंस करना है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि एंटीना का साइज सिग्नल के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। सो साइज ऑफ एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल यू आर ट्रांसमिटिंग। टू बेसिक एंटीनास की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के बेसिक एंटीनास आते हैं, हर्ट्ज एंटीना एंड मार्कनी एंटीना। हर्ट्ज एंटीना की जो हाइट है बेटा वो लैम्डा बाय अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय 4 है। मार्कनी एंटीना की हाइट अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय 2 है। एच क्या है? हाइट ऑफ एंटीना, एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड बाय एंटीना। ओके, मतलब हर्ट्ज एंटीना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव कर सकता है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर सकता है, ये उसकी वेवलेंथ है और h उसकी हाइट है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द एंटीना एंड द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल इट कैन ट्रांसमिट और रिसीव। अब अगर हम बात करें हमारे सिग्नल की, तो लेट अस से हमको ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है। अब इस ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बेटा मान लीजिए मैंने एंटीना का इस्तेमाल करना है। अब एंटीना को इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसकी हाइट चेक करनी पड़ेगी, तो मैं इस सिग्नल की वेवलेंथ कैलकुलेट करती हूँ। अगर मैं इस सिग्नल की वेवलेंथ निकालूं तो आई नो दैट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 किलो यानी कि 10⁻³ हर्ट्ज में इनटू लैम्डा। यहां से वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आएगी 15 किलोमीटर। यानी कि ये जो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, इसकी वेवलेंथ आ रही है 15 किलोमीटर।
अब इस वेवलेंथ का सिग्नल तुमने मान लीजिए अपने हर्ट्ज एंटीना से ट्रांसमिट करना है, ठीक है। सो यू वांट टू ट्रांसमिट दिस ऑडियो सिग्नल हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज, यू वांट टू ट्रांसमिट दिस थ्रू योर हर्ट्ज एंटीना। अगर आपने हर्ट्ज एंटीना का इस्तेमाल करना है तो आपको एंटीना की हाइट लेनी पड़ेगी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4। तो हर्ट्ज एंटीना के लिए 15 डिवाइडेड बाय 4 अप्रोक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर लंबा एंटीना आपको चाहिए होगा। इसी तरह से मार्कोनी एंटीना की बात करें, 15 डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर लंबा एंटीना आपको चाहिए होगा। सो कैन यू इमेजिन दिस हाइट? आपको एक ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितना लंबा एंटीना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो एंटीना की हाइट को घटाना है मुझे, इतना लंबा एंटीना कैसे लगाऊंगी, इतना बड़ा एंटीना। सो टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द एंटीना, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हाइट ऑफ द एंटीना? आपको पता है कि जो एंटीना की हाइट है बेटा, यू नो दैट द हाइट ऑफ द एंटीना इज इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लैम्डा, और कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा को घटा दें तो हाइट घट जाएगी। अब लैम्डा को कैसे घटाऊं? लैम्डा को घटाने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। हमें पता है लैम्डा की वैल्यू होती है c/f। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटा दूं, बढ़ा दूं, तो लैम्डा कम हो जाएगा। लैम्डा कम हो जाएगा तो हाइट कम हो जाएगी। यस, सो इट मीन्स दैट एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द वेवलेंथ डिक्रीजेस, और वेवलेंथ कम होने से एंटीना की हाइट भी कम हो जाएगी। सो ये हमारे लिए जरूरी है। अब मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है, मैंने आपको बताया कि एक लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ अटैच करके सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली सेंड किसको करते हैं, मॉड्यूलेशन में। मॉड्यूलेशन करने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। आप उसको इजीली एक एंटीना से ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करने से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी सिग्नल की जिसको हमने ट्रांसमिट करना था। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। पावर जो एंटीना रेडिएट करता है बेटा, दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर। यहां पर जो लेंथ है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस लेंथ इज द लेंथ ऑफ द एंटीना, मतलब हाइट ऑफ द एंटीना ही है। एच आप इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पर, बट एनसीईआरटी में एल लिख रखा है तो मैंने भी एल लिख दिया। नेक्स्ट आता है लैम्डा। लैम्डा है आपके एंटीना ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की है, ट्रांसमिट करेगा या जो रिसीव करेगा उसकी वेवलेंथ। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय लैम्डा होल स्क्वायर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हूं तो वेवलेंथ कम हो जाएगी जिससे मेरी ट्रांसमिटेड पावर जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ मतलब हाई वेवलेंथ मतलब लेस फ्रीक्वेंसी। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ बेस बैंड सिग्नल। व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल? जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना बेटा, जिसको हम मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, जो हमने ट्रांसमिट करना है, वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मतलब होता है वेवलेंथ हाई होगी इस सिग्नल की। यस, सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ बेस बैंड सिग्नल्स, लॉन्ग वेवलेंथ मैसेज सिग्नल्स अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो उनकी जो पावर है वो कम होती है। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ बेस बैंड सिग्नल्स पावर रेडिएटेड विल बी लेस। तो अब आपको इन सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन से हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बढ़ाते हैं जिससे उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। सो एज द वेवलेंथ रिड्यूसेस पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस। दैट इज अनदर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट वी हैव रेंज ऑफ सिग्नल। सिग्नल की रेंज को बढ़ाने के लिए भी आपको मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है।
सिग्नल की रेंज कैसे बढ़ेगी? जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हमको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी बढ़ती है सिग्नल की। सो एज द एनर्जी इंक्रीजेस सिग्नल कैन ट्रेवल अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। एनर्जी बढ़ने से सिग्नल ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, जिससे सिग्नल की रेंज बढ़ जाएगी। तो आपको बारी बारी रिपीटर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, कम रिपीटर्स से काम चल जाएगा। सो दैट इज अनदर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड सिग्नल कैन मूव अप टू ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर एटीन्यूएट। एटीन्यूएट होने से पहले काफी दूरी तक सिग्नल ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट, लास्ट एंड important need is to avoid the mixing of signals. सिग्नल्स को मिक्स होने से बचाना है। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने एक साथ बोला और अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया हवा में। So let's say we have so many people speaking together transmitting their signal into a channel in which the mixing will happen. So signals की मिक्सिंग होने की वजह से रिसीवर पर क्या रिसीव होने वाला है we cannot tell। और इन सारे सिग्नल्स जो मिक्स हो जाएंगे, इन मिक्स्ड सिग्नल्स को हम जब रिसीवर पे रिसीव करेंगे, सो देयर इज नो सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश द सिग्नल्स एट रिसीवर। इनको अलग अलग सेपरेट आउट डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिसीवर पे। तो एक बंदे को सारी मिक्सिंग मिलेगी, दूसरे को भी मिक्सिंग मिलेगी, किसकी वॉइस कहाँ, किसका सिग्नल किसके साथ मिक्स होगा पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर ये रहेगा कि अगर हम हर सिग्नल को एक सेपरेट पाथ दे दें कि भाई तुमको यही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके जाना है, तुमको ये वाली फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है, तुमको ये वाली फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। सो इफ वी एलोकेट डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, तो यहाँ पर हमारे सिग्नल्स मिक्स नहीं होंगे। सो दैट इज अनदर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसमें हम हमारे लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ अटैच करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर आपने जो यूज किया है उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एक डिसाइडेड एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, विच दैट कैरियर सिग्नल कैन ट्रेवल थ्रू चैनल एंड रिसीवर को पता होता है कि मुझे वही वाली फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, बाकी फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट करनी है। So that is another need of modulation. So let us sum up all these things. Hence there is a need of translating the original low frequency signal. अगर हम यहाँ पर एक कंक्लूजन की बात करें तो हमको जरूरत है एक लो फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करने की बिफोर ट्रांसमिशन। हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले एक लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल, जो मेरा वॉइस सिग्नल है, वीडियो ऑडियो सिग्नल्स हैं, उन सारे सिग्नल्स को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, such that the translated signal continues to possess the information contained in the original signal. अब ट्रांसलेशन यानी कि हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अगर आप मान लीजिए ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो मैसेज छिपा हुआ है वो मैसेज इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में छुपा रहना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, उसमें होना चाहिए। सो अगर मान लो ये मेरे पास मैसेज सिग्नल है और मैंने इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करके ट्रांसमिट करना है, तो ये मैसेज, ये डाटा इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर होना चाहिए। दिस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल शुड कंटेन माय मैसेज। ये मेरे मैसेज को कंटेन करके ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा रिसीवर के पास। रिसीवर ये जो मैसेज लेकर आया है, इट्स लाइक कबूतर, कबूतर आपके मैसेज को लेगा और जो है रिसीवर को देकर आएगा। तो कबूतर के पास मैसेज होना चाहिए, ये ना हो कबूतर उड़ के तो चला गया और कबूतर के पास मैसेज ही नहीं है, वो चिट्ठी तो छोड़ा है कहीं। सो यहाँ पर ये जो मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल आपकी चिट्ठी है जिसको इस कबूतर ने लेके जाना है। ओके तो ये कबूतर जो है, दिस शुड कंटेन योर मैसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट इट टुडेज सेशन, जिसके अंदर हमने बेसिक आइडिया, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सब कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर बहुत सारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। आई विल गिव यू बेसिक आइडिया ऑफ ऑल द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, और वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को खत्म करेंगे, और इसके बाद विल हैव अनदर सेशन इन विच वी विल डिस्कस ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम and
प्रीवियस ईयर CUET क्वेश्चंस। तो इसके बाद एक क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे जिसके अंदर NCERT के सारे क्वेश्चंस और CUET के क्वेश्चंस इस चैप्टर के वी विल डिस्कस। So this is all about today's session. Thank you so much. Hope you all enjoyed the session. See you all in the next video.